हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सिविल अभ्यर्थी पर, जहां हम आपको गाइड करेंगे आपकी ड्रीम गवर्नमेंट जॉब पाने में। वी विल बी फोकसिंग ऑन एमपीएसआई, व्यापम, पटवारी, एसएससी एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स। हम शुरू करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री से। रेगुलरली टॉपिक वाइज हम क्लासेस कंडक्ट करेंगे, जिसमें हम एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे क्लास के अंदर ही। आपके मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे कि मैं आपको कंप्लीट इन डेप्थ नॉलेज दे पाऊंगा कि नहीं, जिससे कि आप 100% क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ, है ना। तो दोस्तों, इसका जवाब है ना। मैं आपसे कोई फेक प्रॉमिस नहीं करूंगा कि आप 100% क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन हाँ, मैं आपको इतनी ज़रूर गारंटी देता हूं कि आप 10 में से 8 क्वेश्चंस आप ज़रूर सॉल्व कर पाएंगे। यदि आपको कोई एजुकेटर बोलता है कि आप मेरे पास पढ़ो और आपके 100% क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तो आप खुद समझ जाइएगा कि वो आपसे झूठ बोल रहा है। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लूसेंट जीके, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है, उसको आप परचेस कर लें, या आपके पास हो तो बहुत अच्छी बात है। प्लस साथ ही साथ आप घटना चक्र ज़रूर ले लें इंडियन हिस्ट्री की। वो भी आपकी बाइलिंगुअल होती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल रहती है मार्केट में। तो जिससे कि आप मेरे लेक्चर के बाद में लूसेंट से आप फैक्ट्स पढ़ लेंगे, प्लस घटना चक्र से आप क्वेश्चंस लगा लेंगे, तो आपका वो टॉपिक कंप्लीटली कवर हो जाएगा। तो दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि हम कैसे क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसकी अगली क्लास में हम पढ़ेंगे वैदिक एज, फिर प्री मॉडर्न एज, नेक्स्ट मॉडर्न एज, देन पोस्ट मॉडर्न एज, गुप्ता एरा, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पोस्ट गुप्ता एरा। तो दोस्तों, आपको स्लाइड दिख रही होगी इंडस वैली सिविलाइजेशन, जहाँ से हमें पढ़ना स्टार्ट करना है। तो आप में से कई लोगों का कहना होगा कि इसका नाम इंडस वैली ही क्यों पड़ा। तो इंडस वैली इसलिए पड़ा क्योंकि कोई भी सिविलाइजेशन होती, कोई भी सभ्यता होती थी, वो हमेशा किसी नदी के किनारे ही डेवलप होती थी। उसका एक पर्टिकुलर रीज़न भी होता था। उसका रीज़न क्या होता था कि हम इंसानों को पानी की बहुत ज़रूरत रहती है। वो एक हमारे लाइफ का एक बहुत ही वाइटल पार्ट है, तो उसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते थे। तो इसीलिए कोई भी सिविलाइजेशन होगी, भले ही इंडिया की हो, पाकिस्तान की हो, या आपकी चाइनीज़, सुमेरियन, या फिर इजिप्शियन हो, तो सारी की सारी सिविलाइजेशन जितनी होती हैं, किसी ना किसी रिवर के पास में ही डेवलप होती हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद अब देखते हैं मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक आपको लेफ्ट साइड दिख रही होगी, एक राइट साइड दिख रही होगी। लेफ्ट साइड में मैंने लिखा है, पहला फैक्ट है ऑल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो अभी आप बोलेंगे कि इंडस वैली का कंसेप्ट तो समझ में आ गया कि इसका नाम इंडस वैली क्यों है। तो आप पूछेंगे कि इसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों है। तो आपको बता दूं कि 1921 में, जो आपका थर्ड पॉइंट है, 1921 में जो फर्स्ट साइट एक्सकेवेट हुई, एक्सकेवेट मतलब जो ज़मीन को खोद कर जो हमें पार्ट के जो स्केलेटन्स या चीज़ें, पुरानी चीज़ें मिलती है, जिससे हम उनकी एज का पता लगाते हैं, या हमें बहुत सारे एविडेंसेस मिलते हैं जिससे हम वहाँ रहने वाली सभ्यता का पता लगाते हैं, उसको हम एक्सकेवेशन कहते हैं। तो जब वहाँ एक्सकेवेशन हुआ, तो जो सबसे पहली साइट सामने आई, उसका नाम था हड़प्पा। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो इसलिए इंडस वैली के साथ साथ इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। ईयर मैंने आपको बता दिया, 1921 सबसे पहली साइट हमें मिली थी, और पहली साइट थी हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब आप बात करेंगे सेकंड साइट की, तो वहाँ पे आपको 3 सिविलाइजेशन और देखेंगे, सुमेरियन, इजिप्शियन एंड चाइनीज़। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, तीनों की तीनों किसी ना किसी रिवर के आसपास ही डेवलप हुई होंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सुमेरियन की। सुमेरियन यानी मेसोपोटामियन, ये मेसोपोटामियन का ही दूसरा नाम है। आप में से कई लोगों ने पहले पढ़ रखा होगा, तो उन्हें समझ आ रहा होगा कि ये बहुत कम लोग बताएं कि सुमेरियन का ही नाम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, और ये पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। तो जो आपकी सुमेरियन या मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी, ये आपकी डेवलप हुई थी टाइग्रिस एंड यूफ्रेटिस रिवर के बीच में। नेक्स्ट बात करते हैं इजिप्शियन सिविलाइजेशन की। तो ये आपकी डेवलप हुई थी नील वैली के पास में, नील नदी के पास में। लास्ट चाइनीज सिविलाइजेशन, ये आपकी डेवलप हुई थी वांग हो वैली के पास में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके लिए ये 3 सिविलाइजेशन को इतना ही जानना ज़रूरी था। बाकी इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम डीप में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ये आपको यहाँ तक क्लियर होगा कि ये तीनों स्लाइड के बारे में, तीनों सिविलाइजेशन के बारे में हमें यहीं तक जानना था। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, तो ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है।
तो सबसे पहली आपकी साइट है हड़प्पा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहली साइट जो एक्सकेवेट हुई थी, जो हमें मिली थी, वो थी आपकी हड़प्पा। तो किस ईयर में एक्सकेवेट हुई थी? 1921। इसके एक्सकेवेटर कौन थे, खोजकर्ता कौन थे? तो इसके थे D.R. साहनी, दयाराम साहनी। और ये किस रिवर के आसपास थी? तो ये रावी रिवर के पास में। कौन सा स्टेट लगता है, स्टेट या फिर कंट्री? तो ये उस टाइम का पंजाब, जो कि अभी करंटली पाकिस्तान में का पार्ट है। इसमें से हमें क्या क्या मिला था? तो हमें यहाँ से मिले थे वुडन के कॉफिन, यानी जहाँ पर दफन किए जाते हैं उन वो लकड़ी के कफन हमें मिले। ग्रेनरीज यानी अन्न घर, जहाँ पर हम अपने ग्रेन स्टोर करते हैं। तो हड़प्पा से हमें कितने मिले थे? 6। ये याद रखना है हमें कि 6 मिले थे। प्लस हमें बहुत सारी ज्वेलरीज मिली थी हड़प्पा से। नेक्स्ट है हमारा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का एक्सकेवेशन हुआ था 1922 में, और इसके एक्सकेवेटर थे राखलदास बैनर्जी, जो कि इंडस रिवर के आसपास थी। ये अभी करंटली आपकी पाकिस्तान में पड़ती है, कराची में। यहाँ से हमें क्या क्या मिला था? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रेट बाथ, डांसिंग गर्ल, ग्रेट ग्रैंडरीज, पशुपतिनाथ सील। ये आपकी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और जो इनमें सबसे बड़ी थी वो थी आपकी ग्रेट ग्रैंडरी। मतलब ग्रैंडरी हमें हड़प्पा से भी मिली थी, लेकिन सबसे बड़ी ग्रैंडरी और ये सबसे बड़ी एक तरीके से चीज़ थी जो हमें एक्सकेवेशन के टाइम पे मिली। तो जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो हमें मिली मोहनजोदड़ो में। क्या थी वो? ग्रेट ग्रैंडरी। यहाँ पर ग्रेट बाथ भी है, याद रखिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं चन्हुदारो में। चन्हुदारो का एक्सकेवेशन हुआ था 1931 में, जिसके एक्सकेवेटर थे M.G. मजूमदार। ये भी आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन के पास में थी, जो कि आपकी 81 किलोमीटर दूर पड़ती है मोहनजोदड़ो से। प्लस ये आपकी पाकिस्तान में ही है। और यहाँ से हमें क्या मिला था? लिपस्टिक, इंक पॉट, बैंगल्स, बैंगल की फैक्ट्री यानी चूड़ियों की फैक्ट्री, और एविडेंस ऑफ कैट। यानी यहाँ पर एविडेंस ऑफ कैट मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि यहाँ क्या हुआ था कि हमें जो फुटस्टेप्स मिले थे उसमें एक कुत्ता, डॉग फॉलो कर रहा था, चेस कर रहा था किसे? एक कैट को। तो हमें वहाँ पर दोनों के प्रेजेंस मिल जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आपके लोथल की। लोथल बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है। इसका एक्सकेवेशन हुआ था 1953 में SR राव के द्वारा। ये आपकी रिवर पड़ती है फगवाओ, गुजरात में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि डॉकयार्ड कहाँ था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। डॉकयार्ड कह लीजिए या पोर्ट कह लीजिए, ये आपका लोथल में था। ठीक है, यहाँ पर आपका ग्रेवयार्ड भी था, यानी कब्रिस्तान। प्लस यहाँ पर फायर अल्टर्स भी मिले हुए थे। इसके बाद हम बात करते हैं कालीबंगन की। ये भी इंपॉर्टेंट साइट है और इससे ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि आपकी किस स्टेट में पड़ती है। तो ये आपकी राजस्थान स्टेट में पड़ती है, घग्गर नदी के किनारे। इसके एक्सकेवेटर थे अमलानंद घोष, और ईयर था इनका 1953 एक्सकेवेशन का। और यहाँ से हमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मिलती है वो है वुडन प्लो, यानी जो हल होता है ना खेत जोतने के लिए, वो हमें लकड़ी का हल यहाँ से मिला था। इसके बाद हम बात करते हैं ढोलावीरा की। ढोलावीरा भी एक इम्पॉर्टेंट साइट है। ये छयों की छयों साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से क्वेश्चन आपका आएगा अगर IVC से आया तो। अगर आपको ये टेबल याद है तो आप डेफिनेटली 99% आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे IVC का, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनता है। तो ढोलावीरा के बारे में बात करें तो ये 1985 में एक्सकेवेट हुई थी, और RS बिस्ट थे एक्सकेवेटर इसके। ये कहाँ पर डेवलप हुई थी? सरस्वती नदी, जो कि अब सूख चुकी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपकी कौन सा स्टेट लगता था इसमें? गुजरात स्टेट। और यहाँ से हमें क्या मिला था? डैम्स, स्टेडियम। ठीक है, ये हमें यहाँ से मिल गए थे। तो दोस्तों अब देख लेते हैं कि ये इसकी पहुँच कहाँ तक थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो अगर आप नॉर्थ की बात करें तो जम्मू कश्मीर का मांडा जिला तक ये जाता था, मांडा डिस्ट्रिक्ट तक टच करता था इंडस वैली सिविलाइजेशन। वहीं साउथ की बात करें तो महाराष्ट्र के दैमाबाद। ईस्ट साइड जाए हम तो आलमगीरपुर यूपी में, और वेस्ट साइड जाए तो आपका सुटकंजेंदारो, ये आपका पड़ता है बलूचिस्तान में, यानी ईरान अफगान बॉर्डर में। तो ये आपके लिए चारों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको हमें याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी जब मैं इम्पोर्टेंट साइट्स पढ़ा रहा होगा तो कई सारे मेरे दोस्तों को लग रहा होगा कि इन्होंने बहुत सारी साइट्स छोड़ दी हैं, उनके भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें उनमें नहीं थी। तो वो चीज़ मैंने नहीं बताई है, तो उसके लिए ये आगे की स्लाइड आप पूरा वीडियो देखिए, आपको सारी चीज़ें इसके अंदर मिल जाएंगी।
सो ये है आपकी स्लाइड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यू मस्ट नो। तो सबसे पहला फैक्ट क्या कहता है, एवरी सिटी वॉज बिल्ट फॉलोइंग ग्रिड पैटर्न एक्सेप्ट बनावली। मतलब बनावली केवल ऐसी सिटी थी, ऐसी साइट थी जहाँ पर ग्रिड पैटर्न यूज़ नहीं होता। अच्छा, ग्रिड पैटर्न से आपको मैं समझा दूँ कि चंडीगढ़ जो है आपकी इंडिया की पहली सिटी है जो कि ग्रिड पैटर्न पर बनी हुई है। प्लस अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो इंदौर इकलौती सिटी है, या कहें पहली सिटी है जहाँ पर ग्रिड पैटर्न का यूज़ हुआ है। फिर सेकंड पॉइंट की बात करें तो एवरी सिटी हैड ड्रेनेज सिस्टम एक्सेप्ट बनावली। मतलब बनावली को छोड़कर सभी के पास ड्रेनेज सिस्टम था, और वो भी वेल डिफाइंड। ये जितने भी इंडस वैली सिविलाइजेशन में जितनी भी चीज़ें हैं ये बहुत ही हाई लेवल की चीज़ें थी। यहाँ पर जो सारी सुख सुविधाएं थी वो आज के टाइम पर भी ऐसी चीज़ें नहीं मिलेंगी जो उस टाइम पर मिलने लगी थी। आप सोच सकते हैं कब की बात है, इसका टाइम पीरियड है 2300 से लेकर 1750 BC, यानी बिफोर क्राइस्ट। अच्छा, आप लोगों को BC और AD में डिफरेंस तो पता है ना। BC यानी बिफोर क्राइस्ट, AD यानी आफ्टर डेथ। नहीं, आफ्टर डेथ ही सोचते हो ना, आफ्टर डेथ नहीं होता है। इट्स एनो डोमिनी, मीन्स आफ्टर गॉड जीसस डाइड, उसके बाद का जो पीरियड होता है एनो डोमिनी उसको कहते हैं। मतलब अभी 2020 चल रहा है, यानी कभी ना कभी इसके पहले 2000 भी रहा होगा, 2000 के पहले 1000 भी रहा होगा, 1000 के पहले कभी ना कभी 0 भी रहा होगा। ठीक है, उसके पहले अगर जाएंगे तो उल्टा चलने लगते हैं, तो वो BC शुरू हो जाता है वहाँ से, और ये AD में काउंट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद अगला फैक्ट देख लेते हैं हमारा, वो है चन्हू दारो। चन्हू दारो यानी ओनली सिटी विदाउट सीटाडेल। मतलब सारी सिटी में सीटाडेल था। अच्छा, सीटाडेल का कंसेप्ट ये है कि जो जितनी भी सिटीज़ थी आपकी उनमें एक सीटाडेल होता था। सीटाडेल यानी एक अपर पार्ट जहाँ रहते थे लोग, बड़े बड़े लोग, यानी बड़े वर्ण सिस्टम जो हमारे यहाँ होता था कि जो बड़े काम करते हैं वो सीटाडेल यानी अपर पार्ट ऑफ द टाउन में रहते थे। और जो एक तरीके से जो आपका राजा महाराजा वाला सिस्टम रहता था, आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि राजा महलों में और जो जनता है, जो प्रजा है, वो नीचे अपने छोटे छोटे झोपड़े या घरों में रहते थे। तो उसको सीटाडेल, तो सीटाडेल वहाँ कहाँ नहीं था, ये नहीं था आपके चन्हू दारो में। फिर आपका एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आता है, वो है धोलावीरा से। धोलावीरा इकलौती ऐसी सिटी है जिसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। जैसे मैंने अभी बताया ना, चन्हू दारो में ऐसा कोई सिस्टम नहीं था सीटाडेल का। बाकी सारी सिटीज़ थी जहाँ पर अपर टाउन यानी सीटाडेल प्लस लोअर टाउन होता था। लेकिन धोलावीरा में क्या होता था, एक सीटाडेल होता था जहाँ टॉप मोस्ट बिजनेसमैन या बड़े लेवल के लोग रहते थे। फिर एक होता था अपर टाउन और एक लोअर टाउन। अपर टाउन में आपके मीडियम बिजनेसमैन या फिर जो नॉर्मल पर्सन्स होते थे वो लोग रहते थे, प्लस लोअर में आपके जो लोअर लेवल के लोग रहते थे। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं हम लोग कि कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो आपका जो एविडेंस ऑफ हॉर्स यानी हॉर्स के जो कंकाल हैं वो हमें मिलते हैं सुरका तोड़ा से। सुरका केंडोर और सुरका तोड़ा ये दोनों साइट्स अलग अलग हैं। तो जो आपकी सबसे लार्जेस्ट साइट है वो है राखीगढ़ी, लार्जेस्ट सिटी है वो आपकी है मोहनजोदड़ो। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल्स ऑन पशुपतिनाथ सील जो हमें मोहनजोदड़ो से मिली थी, उसके अंदर आपको मिले थे राइनोसोरस, डियर, एलिफेंट, बफेलो, टाइगर। इनकी इमेजेस। एविडेंस ऑफ डॉग चेजिंग कैट वर फाउंड एट चन्हू दारो, ये मैं आपको बता चुका हूँ। कॉपर यूज़ करते थे, कॉपर का टाइम पीरियड कहते हैं, कॉपर एंड ब्रॉन्ज का। ठीक है, आयरन की यहाँ पर खोज नहीं हुई थी इस टाइम तक, और चेस की गेम की खोज हो चुकी थी लोथल में। मतलब वहाँ के लोग चेस खेलना पसंद करते थे, वहाँ खेला करते थे। तो चेस की आप ओरिजिन देख सकते हैं कि अब कितना पुराना है चेस का। आइए चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आइए अब बात कर लेते हैं इकोनॉमिक लाइफ की। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वहाँ के लोगों की हम इकोनॉमिक लाइफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो वहाँ पर जो लोग थे वो कैसे अपना गुजारा करते थे, तो उनके पास एग्रीकल्चर था, इंडस्ट्रीज़ थी, ट्रेड और क्राफ्ट था। ठीक है, ये सारी चीज़ों से वो पैसा कमाते थे। पैसा तो खैर नहीं कमाते थे क्योंकि उस टाइम पर बार्टर सिस्टम यूज़ होता था। तो
पैसे का तो यूज़ सवाल ही नहीं होता, ठीक है। उसके बाद फॉरेन ट्रेड विथ मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान और ईरान। अच्छा, ये हमें कैसे पता चलता है कि उनके साथ ट्रेड होता था? तो जो हमारी सील्स है ना, आपको याद हो मेसोपोटामिया में हमें सील्स मिली थी, सॉरी मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान और ईरान में हमारी सील्स मिली हैं, जहाँ से हमें पता चलता है कि हमने वहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया हुआ था। तो और अगला पॉइंट हम देखते हैं तो शीप, भेड़, गोट्स एंड बफेलो व डोमेस्टिकेटेड, यानी इनका पालना शुरू हो चुका था इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर। और जो मेन क्रॉप्स थे, मतलब जो सबसे ज़्यादा उगाए जाते थे, वो थे वीट और बार्ले। अच्छा, आपको एक चीज़ और याद बता दूं, मुझे अभी याद आ गया है, मैं इसमें ऐड करना रह गया, कि जो कॉटन था, कॉटन का भी प्रोडक्शन होता था और कॉटन को सिंडन बोलते थे, SINDON। तो ये मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। तो जो चीज़ मिस हो गई है केवल यही चीज़ है, बाकी सारी चीज़ें तो इस PDF में एडिट है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी रिलीजियस लाइफ, मतलब कि वहाँ के लोग पूजा पाठ में कैसे बिलीव रखते थे। तो उस टाइम पर जो हमारे लोग थे वो सबसे ज़्यादा मानते थे पशुपतिनाथ को, चीफ मेल डाइटी, जिन भगवान को मानते थे वो थे पशुपतिनाथ, ठीक है। साथ ही साथ उस टाइम पर ट्रीज, स्पेलिंग गलत हो गई है यहाँ पर, यानी पीपल के पेड़ की पूजा करते थे मेनली, और जानवरों की भी पूजा करते थे। ध्यान रखिएगा, काऊ, गाय अभी तक एग्जिस्टेंस में नहीं मिली थी, एक्सकेवेशन में हमें नहीं मिली थी कि वहाँ पर गाय भी प्रेजेंट थी, काऊ प्रेजेंट थी, ये हमें नहीं पता चला था। साथ ही साथ ये लोग भूत प्रेत में भी बहुत मानते थे, जिसका उल्लेख हमारे अथर्ववेद में किया गया है, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है हमारा वो है मोस्ट फ्रिक्वेंटली डिपिक्टेड एनिमल वॉज यूनिकॉर्न, मतलब सबसे ज़्यादा जो सील्स पर प्रेजेंट पशुपतिनाथ की, और जो नॉर्मल हमारी सील्स होती थी जो हमें मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान, ईरान से मिली हैं, उनमें सबसे ज़्यादा गौंड यानी वन हॉर्न्ड राइनो, इसका प्रेजेंट सबसे ज़्यादा था, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका मोस्टली पार्ट कवर हो गया है। आप इसके बाद में अपना लूसेंट भी पढ़ लेंगे तो आपका सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे और कुछ स्लाइड्स हैं, तो यहाँ से हमारा टेस्ट शुरू हो जाता है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि अब आप ये आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। आप इसको पॉज करके कमेंट्स में आंसर दीजिएगा सारे का, और मैं पर्सनली आपको बताऊंगा कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर है। मैं यहाँ पे कमेंट्स का वेट करूँगा। तो होप करता हूँ ये सेशन आपके लिए अच्छा होगा। ये देख लीजिए आप ये क्वेश्चंस कुछ, बाकी और क्वेश्चंस भी हैं, करीब 29 क्वेश्चंस हैं। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके इसमें ज़रूर आंसर कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आपसे मुझे उम्मीद है कि आपसे मोस्टली सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, क्योंकि हम मोस्टली चीज़ें क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। प्लस जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप एक बार लूसेंट भी पढ़ लेंगे, लूसेंट पढ़ लेंगे प्लस घटना चक्र से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, तो आपका 90% काम हो गया। आपसे क्वेश्चन बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने जैसा आपसे प्रॉमिस किया है 10 में से 8 क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे, और इस चीज़ के लिए आप मुझे टेस्ट कर सकते हैं इसी लेक्चर से ही। तो मैं उम्मीद करूँगा कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल साबित हुआ होगा। आप पढ़ के देखिए इसको। अगर आपको कुछ डाउट आ रहा हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डाल दूँगा, वहाँ आपको मैं ये सारी PDFs भी प्रोवाइड करता रहूँगा। मेरे पास सारे नोट्स हैं, सब चीज़ें मैं बहुत ही टाइम से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स भी क्वालिफाई किए हुए हैं, तो इसीलिए वही एक्सपीरियंस इस लॉकडाउन में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो, तो ही आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब या बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, लाइक, सब्सक्राइब, सिविल। थैंक यू।